हेलो फ्रेंड्स। आज हमारा पॉलिटी का ये 18वां लेक्चर है जो कि सुप्रीम कोर्ट टॉपिक से संबंधित है। आज हम देखेंगे कि उच्चतम न्यायालय का प्रावधान हमारे भारतीय संविधान में कहाँ है, उच्चतम न्यायालय के क्या कार्य हैं, क्या शक्तियाँ हैं, उनके क्या अधिकार हैं, वो क्या क्या कार्य करता है, इसके बारे में देखेंगे। और इसी के साथ आज हमारा भाग 5 कंप्लीट हो जाएगा। तो सुप्रीम कोर्ट की स्थापना भारतीय संविधान में भाग 5 में अनुच्छेद 124 से लेकर 147 तक प्रावधान किया गया। चलिए एक एक करके देखते हैं। भारत में एकल न्यायिक प्रणाली है, अर्थात ये नहीं कि राज्यों की खुद की कोई स्वतंत्र न्यायपालिका है कि नहीं, राज्य अपने मन से, अर्थात सुप्रीम कोर्ट अगर कोई निर्णय देती है तो सभी राज्यों के न्यायालयों पर बाध्यकारी होगा। यही इसकी एकल न्यायिक प्रणाली की विशेषता है कि उसके द्वारा दिया गया निर्णय सभी न्यायालयों पर बाध्यकारी होगा। आगे है, शीर्ष में सुप्रीम कोर्ट है, जैसे एक हायरार्की है हमारे यहाँ। शीर्ष में सुप्रीम कोर्ट, उसके अधीन हाई कोर्ट्स हैं और हाई कोर्ट के अधीन अधीनस्थ न्यायालय हैं। जैसे ये सुप्रीम कोर्ट है, उसके नीचे हाई कोर्ट्स हैं, फिर हाई कोर्ट्स के अधीन अन्य न्यायालय हैं और सबसे नीचे न्याय पंचायत है जहाँ भी गठित किया गया हो। एकल न्यायिक व्यवस्था 1935 के भारत शासन अधिनियम से लिया गया, अर्थात जैसे हमने देखा कि नीति निदेशक तत्व आयरलैंड से लिए गए हैं, उसी प्रकार भारत शासन अधिनियम 1935 से सुप्रीम कोर्ट की स्थापना का प्रावधान लिया गया है कि भारत में एक सुप्रीम कोर्ट होना चाहिए। यह भारत शासन अधिनियम 1935 से प्रेरित है। संघीय कानून न्याय क्षेत्र, अर्थात संघीय का अर्थ यह हुआ कि 2 स्तरों पर सरकारें हों, जिसमें संघ न्याय क्षेत्र और राज्य कानून न्याय क्षेत्र दोनों पर लागू होता है। अर्थात सुप्रीम कोर्ट का जो भी कानून होगा, जो भी निर्णय होगा, वो संघ के क्षेत्रों और राज्यों के क्षेत्रों दोनों पर लागू होगा, अर्थात जो संघ के विषय हैं और जो राज्य के विषय हैं। अमेरिका में, जबकि अमेरिका में द्वैध शासन व्यवस्था है। अमेरिका में क्योंकि राज्य एक तरीके से अलग तो नहीं हो सकते हैं संघ से, लेकिन वह स्वयं में स्वतंत्र है, वहाँ दोहरी नागरिकता है और द्वैध न्यायिक प्रणाली है। हमारे यहाँ सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब हुई थी? तो 28 जनवरी 1950 को। देश में संविधान कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950 को। उसके 2 दिन बाद सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कर दी गई। भारतीय संविधान के भाग 5 में अनुच्छेद 124 से लेकर 147 तक सुप्रीम कोर्ट का प्रावधान किया गया है। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा कि सुप्रीम कोर्ट की चर्चा अनुच्छेद 124 से लेकर 47 तक है। 124 में सुप्रीम कोर्ट के गठन और 124 से 47 तक उनकी स्वतंत्रता, न्याय क्षेत्र, शक्तियाँ, प्रक्रिया आदि का उल्लेख इन सब अनुच्छेदों में किया गया है। वर्तमान में कुल 24 न्यायाधीश हैं, जिनमें एक मुख्य न्यायाधीश है और 33 अन्य न्यायाधीश हैं। 2019 में इसमें 3 नए अन्य न्यायाधीश जोड़े गए, अर्थात इससे पूर्व इसमें 31 थे। तो हम देखते हैं, जब संविधान के समय, अर्थात जब 28 जनवरी 1950 को संविधान 26 जनवरी को लागू हुआ, जब 28 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई, तो क्योंकि न्यायाधीशों का जो संख्या है उसका निर्धारण संसद करती है, तो ये फैक्ट याद रखिएगा कि इनके न्यायाधीशों में संख्या में बढ़ोतरी या कमी संसद करती है। तो मूल संविधान में, अर्थात जब सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई, तब संसद ने सुप्रीम कोर्ट के लिए 8 न्यायाधीश नियुक्ति का प्रावधान किया था। फिर 56 में परिवर्तन करके 10 न्यायाधीश, 60 में 13, फिर 1977 में 17, फिर 1986 में 25 न्यायाधीश और 2009 में 31 और वर्तमान में अर्थात 2019 में 34 कर दिया गया, जो कि वर्तमान 2023 में भी अभी 34 ही हैं। तो कभी प्रश्न आ जाए कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की संख्या का निर्धारण कौन करता है, तो संसद करती है। आगे देखते हैं, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है, तो राष्ट्रपति के द्वारा। याद रखिएगा, राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति व अन्य न्यायाधीशों की तथा हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की सलाह पर मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति होती है। अर्थात जब मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति होगी तो राष्ट्रपति मुख्य न्यायाधीश के जो अन्य न्यायाधीश हैं उनसे और जो हाई कोर्ट्स हैं
राज्यों में उनसे सलाह लेगा। अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति में मुख्य न्यायाधीश की सलाह लेगा। जैसे मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति में राष्ट्रपति अन्य न्यायाधीशों और हाईकोर्ट के न्यायाधीशों से सलाह लेता है, उसी प्रकार जब अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति करेगा तो राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से सलाह लेगा। अब जब परामर्श लेगा तो परामर्श का अर्थ क्या हो गया? क्या जो परामर्श देगा वो मानने के लिए बाध्य है? तो परामर्श पर कई वाद आए हैं, जिनमें प्रथम न्यायाधीश मामला 1982 में आया, जिसमें कहा गया कि परामर्श का अर्थ होता है विचारों का आदान प्रदान। फिर द्वितीय न्यायाधीश मामला 1993 में आया, जिसमें कहा गया कि परामर्श का अर्थ होता है सहमति, अर्थात दो वरिष्ठ न्यायाधीशों की सलाह ली जाएगी। तीसरा न्यायाधीश मामला 1998 में आया, जिसमें अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए 4 वरिष्ठतम न्यायाधीशों की सलाह ली जाएगी। फिर 99वां संविधान संशोधन 2014 में कर दिया गया। उसमें एक न्यायिक नियुक्ति आयोग अधिनियम लाया गया संसद के द्वारा, जिसे NJAC कहते हैं, जिसमें न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए एक निकाय के गठन का प्रावधान किया गया। लेकिन चौथा न्यायाधीश मामला 2015 में आया और सुप्रीम कोर्ट ने इसे असंवैधानिक घोषित कर दिया गया, जो ये निकाय के गठन का प्रावधान था। तो जो 99वां संविधान संशोधन है फ्रेंड्स, यही एकमात्र ऐसा संशोधन है जिसको सुप्रीम कोर्ट ने समाप्त कर दिया है। तो कभी भी प्रश्न आए कौन सा ऐसा संविधान संशोधन है जो सुप्रीम कोर्ट ने समाप्त किया है, तो वो 99वां संविधान संशोधन। आगे देखते हैं मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कैसे होती है या किस तरीके से परंपरागत रूप से जब स्थापना है उसके बाद होता चला आ रहा है। तो 1950 से 73 तक सुप्रीम कोर्ट का जो वरिष्ठतम न्यायाधीश है वही सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश होता था। लेकिन 1973 में जब इंदिरा गांधी जी की सरकार थी तो 3 वरिष्ठ न्यायाधीशों की जगह चौथे वरिष्ठ न्यायाधीश को मुख्य न्यायाधीश बना दिया गया। अर्थात वरिष्ठतम का अर्थ हुआ कि सबसे बड़ा ये, उसके बाद ये, फिर ये, फिर ये। तो उन्होंने इन तीनों को नवरीयता देकर चौथे व्यक्ति को न्यायाधीश बना दिया। अगले वर्ष 1977 में फिर वही हुआ। MV वेग भी इसी क्रम में आए। इनसे ऊपर 3 व्यक्ति वरिष्ठ थे, उनकी जगह इनको नियुक्त कर दिया गया। फिर ये परंपरागत टूट गई तो प्रावधान किया गया कि द्वितीय न्यायाधीश मामला 1993 में जब आया तो उन्होंने कहा वरिष्ठतम न्यायाधीश ही मुख्य न्यायाधीश होगा। इसके बाद ये याद रखिएगा कि वरिष्ठतम न्यायाधीश ही मुख्य न्यायाधीश होगा। फिर सुप्रीम कोर्ट के अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति कॉलेजियम प्रणाली पर होती है। ये भी 1993 का द्वितीय न्यायाधीश के मामले में प्रावधान किया गया। आगे है जो कॉलेजियम प्रणाली से न्यायाधीशों की अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति होगी उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा। अर्थात कॉलेजियम नाम सुझाएगा और नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा। तो एक कॉलेजियम प्रणाली होगी जिसमें कुछ न्यायाधीश ही शामिल होंगे। आगे देखते हैं मुख्य न्यायाधीश की अर्हता क्या होगी। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की योग्यता क्या क्या होगी। पहला, वह किसी हाई कोर्ट में कम से कम 5 वर्ष तक न्यायाधीश हो या किसी हाई कोर्ट में 10 वर्ष का वकील हो या किसी अन्य न्यायालय में मिलाकर कम से कम 10 वर्ष तक वकालत किया हो। यहाँ पे राष्ट्रपति के दृष्टिकोण से या तो सम्मानित व्यक्ति हो तो यह भारत का नागरिक होना चाहिए और हाई कोर्ट में कम से कम 5 वर्ष तक न्यायाधीश हो, चाहे मुख्य न्यायाधीश हो चाहे अन्य न्यायाधीश हो, और या तो 10 वर्ष उसका वकालत का एक्सपीरियंस हो, तब वह सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश बन सकता है। आगे है कि शपथ सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश शपथ कैसे लेता है। तो राष्ट्रपति के समक्ष या राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति के समक्ष शपथ या तो राष्ट्रपति स्वयं दिलाएगा या वो नहीं है तो किसी अन्य को अपॉइंट करेगा शपथ दिलाने के लिए। सुप्रीम कोर्ट का कार्यकाल कितना होता है न्यायाधीशों का, तो इसके लिए 3 उपबंध है। पहला तो 65 वर्ष की आयु पूरा कर चुका हो, तो याद रखिएगा 65 वर्ष, जबकि हाई कोर्ट में 62 वर्ष है। या तो राष्ट्रपति को त्याग पत्र दे दे तो इसका पद समाप्त हो जाएगा,
या संसद की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा इन्हें हटाया जा सकता है, लेकिन बहुमत से दोनों सदनों द्वारा प्रस्ताव लाया जा सकता है तब भी हटाया जा सकता है महाभियोग द्वारा। महाभियोग आप जानते हैं कि 2/3 बहुमत से, विशेष बहुमत से पारित किया जाता है। अब ये महाभियोग होता क्या है? लोकसभा और राज्यसभा में लाया जाता है। लोकसभा में लाया जाएगा तो 100 सदस्यों के द्वारा हस्ताक्षरित होना चाहिए, तब वह लाया जा सकता है। जबकि अगर राज्यसभा में न्यायाधीशों को हटाने का प्रस्ताव लाया जा सकता है तो सबसे पहले 50 सदस्य उसमें हस्ताक्षर करेंगे, तभी हटाने का प्रस्ताव लाया जा सकता है। लोकसभा जब 100 सदस्य हटाने का प्रस्ताव लाएंगे लोकसभा में, तब लोकसभा अध्यक्ष को देंगे और वह विशेष बहुमत अर्थात 2/3 बहुमत से पारित करना होगा उस प्रस्ताव को। उसी प्रकार राज्यसभा में 50 सदस्य जब लेके आ जाएंगे तब सभापति को देंगे और फिर विशेष बहुमत से पारित होगा अर्थात 2/3 बहुमत से। आगे है, जब लोकसभा और राज्यसभा दोनों में पारित हो गया तब जो विधेयक बना है उसे 3 सदस्यीय समिति को सौंपा जाएगा, जिसमें सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश या अन्य न्यायाधीश शामिल होते हैं, हाई कोर्ट के एक न्यायाधीश शामिल होते हैं और कोई विधि का जो अनुभवी व्यक्ति हो वो शामिल होता है। जो 3 सदस्यीय समिति बनाई जाती है। अब सुप्रीम कोर्ट में एक कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश नियुक्त होता है, जिनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होता है। और ये कब नियुक्त होता है? जब मुख्य न्यायाधीश किन्हीं परिस्थितियों में उपस्थित ना हो। शर्तें क्या है? जब मुख्य न्यायाधीश का पद रिक्त हो, या अस्थायी रूप से मुख्य न्यायाधीश अनुपस्थित हो, या मुख्य न्यायाधीश अपने दायित्वों को निर्वहन करने में असमर्थ हो। 3 हो गए, या तो पद रिक्त हो, या मुख्य न्यायाधीश अनुपस्थित हो, या फिर वह अपने दायित्वों का निर्वहन करने में सक्षम ना हो। हमने देखा कि कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश क्या होते हैं, तदर्थ न्यायाधीश और सेवानिवृत्त न्यायाधीश क्या होते हैं। हम जानते हैं कि जब भी किसी कार्यवाही को करने के लिए जितने सदस्यों की आवश्यकता होती है, अगर वह कोरम पूरा नहीं होता, जैसे 5 सदस्यों की कोई कमेटी होनी चाहिए, अगर वो कोरम नहीं पूरा होता तो सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश एक अस्थायी रूप से तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति कर सकता है, वो भी राष्ट्रपति की सलाह से ही करेगा। किसी हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को तदर्थ न्यायाधीश बनाया जा सकता है। यह अस्थायी नियुक्ति होती है। तदर्थ का अर्थ ही होता है अस्थायी। यह भी राष्ट्रपति से पूछेगा, जैसे यहाँ नोट में लिखा है, लेकिन अब वह पहले मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति से सलाह लेगा। सेवानिवृत्त न्यायाधीश क्या होते हैं? सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश या सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश को अल्पकाल के लिए सुप्रीम कोर्ट में कार्य करने का अनुरोध किया जाता है, जब कार्य बहुत अधिक हो जाता है तो। आगे है, सभी शक्तियां तो सेवानिवृत्त न्यायाधीश को प्राप्त होती हैं, लेकिन न्यायाधीश के रूप में नहीं बल्कि अन्य वरीयता के रूप में प्राप्त होती हैं। आगे हम देखते हैं, सुप्रीम कोर्ट के कुछ क्षेत्राधिकार एवं शक्तियां हैं, जैसे मूल क्षेत्राधिकार है, न्यायाधीश क्षेत्राधिकार, अपीलीय क्षेत्राधिकार जिसमें अपील की जाती है, हाई कोर्ट में जाकर सलाह देता है, जैसे राष्ट्रपति को सलाह देता है। अभिलेख जैसे अनुच्छेद 129 में कहा गया है कि जो भी सुप्रीम कोर्ट निर्णय देगा वो अभिलेख के रूप में, साक्ष्य के रूप में शामिल होगा। न्यायिक समीक्षा की शक्ति जो कि अनुच्छेद 13 के तहत सुप्रीम कोर्ट करता है। संसद और विधायिका के कानून और नियमों के अन्य शक्तियां भी दी गई हैं। आगे देखते हैं, जैसे मूल क्षेत्राधिकार में वह क्षेत्राधिकार जो केवल जिनको सुप्रीम कोर्ट देखता है वो मूल क्षेत्राधिकार के अंदर आ जाते हैं। जैसे संघीय ढांचा अर्थात केंद्र राज्य से संबंधित कोई विवाद हो, केंद्र राज्य से संबंधित कोई विवाद हो तो उसका निर्णय, केंद्र एवं एक या अधिक राज्यों के बीच विवाद हो, या केंद्र या राज्यों की तरफ होना, जैसे एक राज्य, 2 राज्य और केंद्र, ये तीनों के बीच कोई विवाद हो रहा है तो भी सुप्रीम कोर्ट का मूल क्षेत्राधिकार होगा। ये 2 या अधिक राज्यों के बीच विवाद होगा, क्योंकि किस राज्य का हाई कोर्ट इसको देखेगा, तो ये ऐसे क्षेत्र सुप्रीम कोर्ट के मूल क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आते हैं। समस्याएं क्या हैं इससे?
विधिक अधिकार पर ही लागू होता है। अर्थात राजनीति, जैसे मान लीजिए किसी राजनीतिक मुद्दे पर केंद्र और राज्य के बीच कोई विवाद हो गया या फिर दो राज्यों के बीच हो गया, तो इसमें सुप्रीम कोर्ट कुछ नहीं करता। यह कोई विधिक मामला होगा तभी सुप्रीम कोर्ट बीच में आएगा। इसमें नागरिकों द्वारा केंद्र और राज्य के बीच विरुद्ध होने पर स्वीकार नहीं होगा। अर्थात नागरिक अगर केंद्र के सामने खड़ा हो तो उसके समक्ष वह लागू नहीं होगा। इस क्षेत्र के अंतर्गत पहला मामला पश्चिम बंगाल द्वारा कोयला खदान क्षेत्र के लिए आया था। कौन सा? मूल क्षेत्राधिकार के अंतर्गत। आगे देखते हैं न्यायाधीश अनुच्छेद 32 के तहत हमने देखा था ना, मूल अधिकारों में संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो कि नागरिकों का मूल अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 32 के तहत मूल अधिकारों का रक्षक एवं गारंटर है। मूल अधिकार का हनन होने पर सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जा सकते हैं। यह अनुच्छेद 32 के तहत प्रावधान है। 5 प्रकार की रिट जारी करी जा सकती है, जैसे बंदी प्रत्यक्षीकरण, प्रतिषेध, उत्प्रेषण, प्रतिषेध, अधिकार परीक्षा। 5 प्रकार की रिटें जारी की जाती हैं। न्यायाधीश क्षेत्राधिकार के मामले में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में एक अंतर है। इसमें अगर कभी प्रश्न पूछा जाए, जो न्यायाधीश क्षेत्राधिकार है उसमें हाई कोर्ट का दायरा सुप्रीम कोर्ट से अधिक है, जहां सुप्रीम कोर्ट मूल अधिकारों के लिए ही केवल 5 प्रकार की रिटें जारी करता है, जबकि हाई कोर्ट मूल अधिकारों के साथ साथ अन्य उद्देश्यों के लिए भी रिट जारी करता है। तो याद रखिएगा, अपीलीय क्षेत्राधिकार, जैसे किसी हाई कोर्ट या किसी अन्य क्षेत्र से होते हुए जब कोई मामला ऊपर आता है तो अंततः उसकी अपील सुप्रीम कोर्ट में की जाती है। अर्थात निचले अदालतों की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में होती है। इसके भी 4 भाग हैं, जैसे कोई संवैधानिक मामला हो या दीवानी मामला हो भी 20,000 से अधिक, और आपराधिक मामला हो विशेष अनुमति द्वारा अपील की जाए या तो तब, जैसे सशस्त्र सेना या का न्यायाधिकरण 2007 में गठित हुआ था, उसमें अगर मार्शल की लॉ की द्वारा कोई निर्णय देना है उसके भी अपील सुप्रीम कोर्ट में की जा सकती है। अर्थात जो मार्शल कोर्ट होता है उसके द्वारा दिए गए निर्णयों की भी अपील सुप्रीम कोर्ट में की जा सकती है। आगे देखते हैं सलाहकारी में बस इतना याद रखिएगा कि राष्ट्रपति अनुच्छेद 129 के 143 के तहत सुप्रीम कोर्ट से सलाह लेता है। और अभी 129 आ गया है तो जान लीजिए तुरंत, सुप्रीम कोर्ट अभिलेख न्यायालय के रूप में होगा। अर्थात इसके द्वारा कोई भी अगर निर्णय दिया जाता है तो साक्ष्य के रूप में प्रयुक्त होगा। आगे है अभिलेख न्यायालय। अभी अभी हमने पढ़ा ना, अनुच्छेद 129 के तहत कोई भी निर्णय इसका दिया गया हो तो वह अभिलेख न्यायालय के रूप में प्रयोग होगा। आगे है न्यायिक समीक्षा की शक्ति। न्यायिक समीक्षा की शक्ति भी सुप्रीम कोर्ट का अनन्य अधिकार है। यह अनुच्छेद 13 के तहत प्राप्त है। न्यायिक समीक्षा की शक्ति के तहत ही जो 99वां संविधान संशोधन 2014 में हुआ था, सुप्रीम कोर्ट ने उसे इसी न्यायिक समीक्षा की शक्ति के आधार पर ही समाप्त किया था। उसने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट पर संसद का हस्तक्षेप या प्रभाव रखना यह मूल ढांचे को परिवर्तित करता है, इसलिए क्या शून्य घोषित हो जाएगा। आगे देखते हैं अन्य शक्तियां क्या हैं सुप्रीम कोर्ट की। यह राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति से संबंधित कोई निर्वाचन से संबंधित विवाद हो उसका निपटारा करता है। हम ये भी राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के टॉपिक में पढ़े हैं। आगे है यूपीएससी के अध्यक्ष व सदस्यों के व्यवहार व आचरण की जांच करता है। नियुक्ति तो राष्ट्रपति करता है, लेकिन उनके व्यवहार और आचरण की जांच सुप्रीम कोर्ट करता है। स्वयं के फैसले की समीक्षा करने की शक्ति, अर्थात जो न्यायिक पुनरावलोकन है ना, पुनर्विचार की शक्ति, यह 44वां संविधान संशोधन 1978 में किया गया है कि वह स्वयं के फैसले भी देख सकता है कि अगर कोई फैसला दे दिया है बाद में वो लगता है कि नहीं इस फैसले में ये निर्णय देना चाहिए तो वो बदल भी सकता है अपने निर्णय।
हाई कोर्ट में लंबित पड़े मामलों को निपटारा करने की शक्ति भी प्राप्त है। इसकी सभी विधियां सभी न्यायालयों के लिए बाध्य हैं। जिस प्रकार अभिलेख न्यायालय की बात हुई है उसी तरीके से संविधान में प्रावधानों की व्याख्या करता, अर्थात संविधान में जैसे मूल ढांचे का कहीं भी व्याख्या नहीं की गई है, लेकिन समय समय पर सुप्रीम कोर्ट करता है, अर्थात संविधान का रक्षक सुप्रीम कोर्ट है, तो मूल अधिकारों का रक्षक तो होगा ही होगा। अब देखते हैं महेश वर्वाल सर की जो पुस्तक है उसके प्रश्नों को हल करते हैं और कितनी आसानी से हल होते हैं। कुछ नया है तो उसको भी देखेंगे, जल्दी से देखते हैं। उच्चतम न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को बढ़ाने का अधिकार किसे है? संसद को। अभी हमने देखा कि अधिकार क्षेत्र अर्थात किस क्षेत्र तक सुप्रीम कोर्ट अपना दावा कर सकता है, इसको संसद निर्धारित करता है। भारत में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब हुई थी? हमने पढ़ा 28 जनवरी 1950 को, संविधान लागू होने के 2 दिन बाद। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश कौन नियुक्त करता है? राष्ट्रपति। हमने अभी देखा कि अगर मुख्य न्यायाधीश किसी कारण अनुपस्थित हो या त्यागपत्र दे दे तो कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के रूप में राष्ट्रपति नियुक्त करता है। आगे देखते हैं, सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश सहित कुल कितने न्यायाधीश हो सकते हैं? वर्तमान में 34 हैं। आगे देखते हैं, दूर संचार विवाद निपटान एवं अपील अधिकरण जिसे हम टाडसैट कहते हैं के निर्णयों को केवल सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे सकते, अर्थात क्योंकि यह केंद्र दूरसंचार केंद्र का मामला है तो केंद्र के विषयों पर तो राज्य नहीं आएगा ना, उस पे संबंधित कोई विवाद होगा तो सुप्रीम कोर्ट ही उसको देखेगा। आगे देखते हैं, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन भत्ते का निर्धारण संसद द्वारा होता है। हमने अभी भी देखा कि संसद ही निर्धारित करती है कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को कितना वेतन मिलेगा। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार सीएजी के वेतन भी संसद निर्धारित करती है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा होती है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने का अधिकार संसद को है। हमने अभी कॉन्सेप्ट में पढ़ा है कि संसद उसकी संख्या में वृद्धि करती है। किस प्रकार 1952 से लेके 52, फिर 56, फिर 60, फिर 77, फिर 86, फिर 2009 में कैसे परिवर्तित होता हुआ 2019 में 34 सदस्य हो गए। इस प्रकार बदलते गए। आगे देखते हैं, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश किस प्रक्रिया द्वारा हटाए जा सकते हैं? यहाँ पे न्यायाधीश की बात की गई अर्थात मुख्य न्यायाधीश की बात नहीं की गई है, तो अन्य न्यायाधीशों को राष्ट्रपति द्वारा संसद की अनुशंसा पर हटाया जाएगा। आगे है, सेवानिवृत्त के पश्चात सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश किसी अन्य न्यायालय में वकालत नहीं कर सकता। फ्रेंड्स, ऐसा तो वो नहीं कर सकता। ऐसा इसलिए भी है क्योंकि 65 वर्ष की आयु पूरा होने पर वो रिटायर होता है। अब हर पद की लगभग आयु 65 वर्ष है तो किसी पद पर वो वैसे भी नहीं जाएगा। आगे है कि सामान्यतः उच्चतम न्यायालय सभी मामलों की सुनवाई नई दिल्ली में करता है, परंतु किसके अनुमोदन से वह किसी अन्य स्थान पर भी सुनवाई कर सकता है, राष्ट्रपति के। जैसे मान लीजिए कहीं साउथ इंडिया में कोई दिक्कत चल रही है और राष्ट्रपति को ऐसा लग रहा है कि इसकी सुनवाई यहीं करनी है, तो राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को एक पीठ पर बैठक करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय के अलावा भी कहीं भी कह सकता है, तो उसका अधिकार राष्ट्रपति को है। आगे देखते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति 65 वर्ष और हाई कोर्ट में 62 वर्ष। आगे, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक विवाद में सर्वोच्च न्यायालय का अपीलीय क्षेत्राधिकार है? तो अनुच्छेद 134। ऐसे बस याद रखिएगा अनुच्छेद। सर्वोच्च न्यायालय में संविधान के निर्वाचन से संबंधित मामलों निर्वाचन संबंधित मामलों में न्यायाधीशों की संख्या कितनी होनी चाहिए? अर्थात अगर कभी संविधान की व्याख्या करनी हो तो कम से कम किसी भी पीठ में कितने सदस्य होने चाहिए? तो 5। आगे कुछ अनुच्छेद दिए गए हैं, हम उसको देखते हैं। अनुच्छेद भारतीय संविधान के भाग 5 में सुप्रीम कोर्ट की चर्चा है। अनुच्छेद 124 से लेके 45 तक।
अनुच्छेद 124 में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना और गठन का प्रावधान है। 126 में कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की बात की गई है, जिसे राष्ट्रपति नियुक्त करता है यदि मुख्य न्यायाधीश अनुपस्थित हो या त्यागपत्र दे दे या किसी अन्य कारण से उसका पद खाली हो। आगे देखते हैं। अनुच्छेद 127 के अंतर्गत तदर्थ न्यायाधीशों अर्थात अस्थायी न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? वही सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश करता है। हाँ, सलाह राष्ट्रपति से लेता है, लेकिन अनुच्छेद 127 के तहत अस्थायी न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। ये कब होता है? जब कोरम पूरा ना हो, अर्थात जैसे संविधान का निर्वाचन करने के लिए 5 सदस्य चाहिए, तो वैसे अगर किसी भी समिति कमेटी बनानी है, कोई न्यायालय निर्णय पीठ बनानी है, तो अगर उसमें कोरम पूरा नहीं हो रहा है तो अस्थायी रूप से, जिसे हम तदर्थ न्यायाधीश कहते हैं, उसे सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त कर सकता है। आगे देखते हैं। अनुच्छेद 128 में किसकी बात की गई है? सेवानिवृत्त न्यायाधीशों को सर्वोच्च न्यायालय की बैठकों में उपस्थित होने का अधिकार है। बस ऐसे याद रखिएगा इसको। अनुच्छेद 129 बहुत महत्वपूर्ण है, इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा दीजिए। 129 सुप्रीम कोर्ट को अभिलेख न्यायालय का होने की घोषणा करता है, अर्थात उसके द्वारा कोई भी निर्णय जो दिया जाएगा वो रिकॉर्ड के रूप में रखा रहेगा, जो कि हमेशा के लिए हो जाएगा, लेकिन उसमें वो पुनर्निर्वाचन कर सकता है, उसको देख सकता है, पुनरावलोकन कर सकता है। अनुच्छेद 130 में सुप्रीम कोर्ट का स्थान निर्धारित करने का मुख्य न्यायाधीश की शक्ति कि उसकी बेंच कहाँ बैठेगी, उसकी पीठ कहाँ होगी, इसको निर्धारित करने की शक्ति सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के पास है। अगर कहीं आकस्मिक स्थिति में नई जगह पीठ बैठानी है और निर्णय बताना है तो उसके लिए राष्ट्रपति आता है। सामान्य रूप से स्थान निर्धारण करने का अधिकार सुप्रीम कोर्ट के ही मुख्य न्यायाधीश को है। अनुच्छेद 131 में आरंभिक या मूल अधिकारिता की बात की गई है, जैसे राज्य में कोई विवाद हो, केंद्र राज्य में कोई विवाद हो, तो ये सब सुप्रीम कोर्ट के मूल क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आते हैं। इसमें कोई हाई कोर्ट नहीं बीच में आता। आगे देखते हैं। अनुच्छेद 136 में अपील के लिए सुप्रीम कोर्ट की विशेष अनुमति की आवश्यकता होती है। अगर अपील करनी है उसमें कैटेगरी दिखानी पड़ेगी, अच्छा ये वैधानिक है या फिर 20,000 से अधिक मामला है। और अनुच्छेद 137 में सुप्रीम कोर्ट के अपने निर्णयों को पुनर्विचार अर्थात रिव्यू कर सकता है। जैसे सुप्रीम कोर्ट ने कोई निर्णय दिया, अगर उसे बाद में लगा कि नहीं, हमने इस निर्णय में ये सही नहीं किया, हमें इस तरीके से फैसला सुनाना चाहिए था, तो बाद में बदल सकता है फैसले को। सुप्रीम कोर्ट के अधिकार है अनुच्छेद 137 के तहत, जिसे हम रिव्यू कहते हैं, पुनर्विचार कहते हैं। आगे देखते हैं। अनुच्छेद 141 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा घोषित विधि न्यायालयों पर बाध्यकारी, अर्थात अगर सुप्रीम कोर्ट कोई निर्णय सुना देता है तो सभी कानूनी न्यायालय जो होंगे उन पर बाध्यकारी होंगे। अर्थात वैसे भी सुप्रीम कोर्ट द्वारा कोई दिया गया कोई भी निर्णय सभी न्यायालयों पर बाध्यकारी होता है। आगे देखते हैं। अनुच्छेद 143, ये तो हम कब से पढ़ते आ रहे हैं। राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से परामर्श लेता है, किसके द्वारा? महान्यायवादी के द्वारा। महान्यायवादी की चर्चा अनुच्छेद 76 में की गई है। तो अनुच्छेद 143 के तहत राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से परामर्श लेता है। परामर्श मानना न मानना सुप्रीम कोर्ट का राष्ट्रपति के ऊपर निर्भर करता है, मानने के लिए बाध्यकारी नहीं है। अनुच्छेद 145 के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट की कार्य पद्धति एवं प्रक्रिया की चर्चा की गई है। आगे है, बस याद रखिएगा, अनुच्छेद 146 में सुप्रीम कोर्ट के अधिकारियों एवं सेवकों की नियुक्ति का प्रावधान है कि किस तरीके से उनके सेवक की नियुक्ति होगी। आगे देखते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण है। केंद्र और राज्यों के मध्य होने वाले विवादों का निर्णय करने की भारत में सुप्रीम कोर्ट की जो शक्ति है उसके क्षेत्र के अंतर्गत आती है, मूल क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आती है। हमने सबसे पहले ही कॉन्सेप्ट में पढ़ा था कि मूल क्षेत्राधिकार वह होते हैं जिन पर केवल निर्णय सुनाने का अधिकार सुप्रीम कोर्ट का होता है, जिसे हम प्रथम दृष्टया भी कहते हैं। उच्चतम न्यायालय
ने संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत किस वाद में प्रतिपादित किया? तो केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य मामला। मूल ढांचा का अर्थ यह हुआ कि संविधान में जो प्रावधान किए गए हैं उसकी मूल भावना नहीं परिवर्तित होनी चाहिए। उसमें हम कुछ भी घटा बढ़ा सकते हैं, लेकिन मूल भावना में कोई बदलाव नहीं होना चाहिए। आगे है, केवल सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है। अर्थात इसको बताने का अर्थ यह है कि हाई कोर्ट या अन्य न्यायालयों में ऐसा नहीं होता है कि गणपूर्ति नहीं है तो हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश जैसे सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त करता है वैसे कर सकता है, तो ऐसा नहीं है। संविधान का कौन सा अनुच्छेद सुप्रीम कोर्ट को उसके द्वारा दिए गए निर्णय या आदेश को पुनर्विलोकन करने की शक्ति प्रदान करता है? तो अभी हमने पढ़ा अनुच्छेद 137। जैसे सुप्रीम कोर्ट कोई निर्णय सुना दी है और बाद में उसे लगा कि नहीं, हमें इस वाद में ये निर्णय सुनाना चाहिए, तो बाद में वो बदल सकता है। सुप्रीम कोर्ट को यह अधिकार अनुच्छेद 137 के तहत प्राप्त है। भारत में संविधान की मूल संरचना, बुनियादी ढांचा किस सिद्धांत का स्रोत है? न्यायिक समीक्षा का। अर्थात जैसे किसी के अधिकारों या मूल अधिकार या किसी अन्य अधिकार से संबंधित कोई प्रावधान किया गया तो सुप्रीम कोर्ट उसकी मूल संरचना के आधार पर जांच कर सकते हैं, अर्थात न्यायिक समीक्षा कर सकती है क्या उसके अधिकारों का हनन तो नहीं हो रहा है, उसकी मूल भावना तो नहीं परिवर्तित हो रही है। आगे देखते हैं, संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार सुप्रीम कोर्ट को है। अर्थात सुप्रीम कोर्ट संविधान का रक्षक है, वही व्याख्या करता है, तो अंतिम अधिकार सुप्रीम कोर्ट को है। उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता के अंतर्गत कौन सा मामला आते हैं जो समान रूप से हैं? वो मूल अधिकारों का प्रवर्तन सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 32 के तहत करता है और हाई कोर्ट अनुच्छेद 226 के तहत करता है। भारतीय संविधान का संरक्षक सुप्रीम कोर्ट। अभी हमने देखा अंतिम अधिकार संविधान का व्याख्या करने वाला तो सुप्रीम कोर्ट, रक्षक तो सुप्रीम कोर्ट। आगे देखते हैं न्यायाधीशों की को प्राप्त उन्मुक्तियां। न्यायाधीशों को उन्मुक्तियां क्या प्राप्त हैं? अनुच्छेद 121 तहत कहा गया है कि उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के आचरण के संबंध में संसद में चर्चा पर प्रतिबंध है। अर्थात इन्हें कुछ आज़ादी प्राप्त है कि उनकी आचरण पर कोई चर्चा नहीं हो सकती है। इसके अनुसार उच्च न्यायालय और हाई कोर्ट के उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश द्वारा कर्तव्य के निर्वहन में किए गए किसी आचरण के विषय में संसद में कोई चर्चा नहीं हो सकती, किंतु जब ऐसे न्यायाधीश को हटाने का प्रस्ताव आया, जैसे हमने देखा कि हटाने का प्रस्ताव आता है जिस महाभियोग जिसे कहते हैं, तब संसद में विचार हो सकता है उसके आचरण पर। आगे देखते हैं न्यायालय की अवमानना। अनुच्छेद 129 के तहत भारतीय संविधान में अनुच्छेद 129 के तहत सुप्रीम कोर्ट और वही जिस प्रकार वह अभिलेख न्यायालय है उसी में अवमानना का भी प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 215 में हाई कोर्ट की अवमानना का प्रावधान किया गया है। आगे देखते हैं न्यायाधीशों पर क्या क्या प्रतिबंध हैं। तो कोई व्यक्ति जो उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश रह चुका है वह भारत के किसी भी अन्य प्राधिकारी के समक्ष वकालत या कार्य नहीं कर सकता अनुच्छेद 137 के साथ। अर्थात जब वो 65 वर्ष की आयु में सेवानिवृत्त होगा फिर इसके बाद वो किसी भी केंद्र या राज्य में कोई भी पद धारण नहीं कर सकता है। अनुच्छेद इसमें अनुच्छेद 124(7) में कहा गया है। आगे देखते हैं भारत के प्रथम दलित मुख्य न्यायाधीश कौन थे? ये फैक्ट है कि न्यायमूर्ति जीबी बालकृष्णन। आगे है संविधान की व्याख्या से संबंधित सभी विवाद सुप्रीम कोर्ट के समक्ष किस अधिकारिता के अंतर्गत आते हैं? प्रारंभिक क्षेत्राधिकार। अर्थात संविधान का रक्षक सुप्रीम कोर्ट है तो उसके संबंधित कोई भी विवाद होगा तो सीधा सुप्रीम कोर्ट ही आएगा, वो उसका प्रारंभिक क्षेत्राधिकार है। संविधान से संबंधित कोई अन्य जगह प्रावधान नहीं किया गया है कि कोई अन्य क्षेत्राधिकार में जा सकता है।
कानूनी मामलों पर उच्चतम न्यायालय से किससे परामर्श लेने का अधिकार है? राष्ट्रपति को, अनुच्छेद 143 के तहत। मूल अधिकार व्यक्ति को जैसा उसे सबसे अच्छा लगे उस तरह अपनी जिंदगी की रूपरेखा तैयार करने के लिए सक्षम बनाते हैं। यह धारणा गोलकनाथ बनाम स्टेट ऑफ पंजाब के मामले में दिया गया था, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था। अर्थात एक मानव का मूल अधिकार है कि वो बोल सकता है, वो अपने तरीके से जीवन जी सकता है, तभी उसका वो पूर्ण विकास होगा। आगे देखते हैं, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट भारतीय नागरिकों के मूल अधिकारों की रक्षा करता है? अनुच्छेद 32, हम ये रटते आ रहे हैं तब से। अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट और अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट। आगे देखते हैं, सर्वोच्च न्यायालय के अपीलीय क्षेत्राधिकार को 4 भागों में बांटा है, अर्थात कितने प्रकार के अपील हो सकते हैं? तो संवैधानिक मामलों से संबंधित, सिविल विषयों से संबंधित, आपराधिक विषयों से संबंधित या विशेष अनुमति की जाने वाली अपीलें। सर्वोच्च न्यायालय के अधीन, आगे देखते हैं, नियुक्त होने वाले किसी व्यक्ति को कम से कम कितने वर्ष हाई कोर्ट में होना चाहिए? हमने अभी भी कॉन्सेप्ट में पढ़ा था कि या तो वो 5 वर्ष किसी हाई कोर्ट का न्यायाधीश हो, या तो 10 वर्ष किसी हाई कोर्ट या अन्य न्यायालय का वकील हो, तब वह सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश बनने की योग्यता रखता है। आगे है कि न्यायिक पुनरावलोकन का अर्थ यह है कि सुप्रीम कोर्ट राज्य के ऐसे कानून जो कि संविधान के विपरीत हैं उसे संवैधानिक घोषित करता है। न्यायिक पुनरावलोकन अनुच्छेद 13 के तहत करता है। न्यायिक समीक्षा, न्यायिक पुनरावलोकन सब सुप्रीम कोर्ट के मुख्य अधिकार हैं जो कि संविधान में वैसे तो चर्चा नहीं की गई है, लेकिन ये एक एक अनुच्छेदों में अप्रत्यक्ष रूप से चर्चा की गई है। जैसे 13 में न्यायिक समीक्षा, न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति है। आगे देखते हैं, भारत के न्यायालयों में से किसे या किन्हें अभिलेख न्यायालय माना जाता है? सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों को अभिलेख न्यायालय माना जाता है। सुप्रीम कोर्ट को अनुच्छेद 129 के तहत। आगे देखते हैं, ये जो PIL दायर किया जाता है, ये PIL क्या होता है? जैसे कोई व्यक्ति पीड़ित है, अब वो तो न्यायालय नहीं जा पा रहा है किसी परिस्थिति से, तो उसके लिए कोई संघ या समुदाय या कोई भी संगठन उसके अधिकारों के लिए जा सकता है। तो ये जो दूसरा व्यक्ति जो पीड़ित नहीं है, पीड़ित के अलावा याचिका दायर कर रहा है, उसे जनहित याचिका कहते हैं। यह उत्तर अमेरिका से प्रेरित है, अर्थात संयुक्त राज्य अमेरिका से प्रेरित है। आगे है, भारत का सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है। इसके निर्णय सभी निर्णयों का साक्ष्यात्मक मूल्य होते हैं, अर्थात जब भी कभी कोई अन्य निर्णय होगा तो इसको रेफरेंस के रूप में लिया जाएगा, अर्थात साक्ष्य के रूप में रहेगा और इस पर किसी अन्य न्यायालय प्रश्न चिन्ह नहीं उठा सकता। अर्थात सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च है तो उस पर कोई अन्य न्यायालय प्रश्न नहीं उठा सकता है। यहाँ पे एक नोट दिया गया, मूल अधिकारों का उल्लंघन के विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट में अनुच्छेद 32 के तहत और हाई कोर्ट में अनुच्छेद 226 के तहत रिट जारी होता है। रिट 5 प्रकार की होती है: अधिकार परीक्षा, बंदी प्रत्यक्षीकरण, उत्प्रेषण, प्रतिषेध और प्रतिषेध हो गया। 5 अधिकार हो गए ना। तो चलिए इस लेक्चर को हम आज, हमारा संविधान का भाग 5 कंप्लीट हो गया। अब हम कल से भाग 6 को पढ़ेंगे जो कि राज्य से संबंधित है। तो आज टॉपिक को यहीं कंप्लीट समाप्त करते हैं। थैंक यू वेरी मच।